नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संचयन भाग 1 में संकलित कहानी गिल्लू। इस कहानी की रचयिता हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने यह कहानी संस्मरणात्मक रेखाचित्र विधा में लिखी है। रेखाचित्र में शब्दों के माध्यम से किसी के चरित्र की आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का चित्रात्मक वर्णन किया जाता है। यही रेखाचित्र जब आत्मीयता को प्रदर्शित करने लगे तो संस्मरण के करीब पहुंचने लगता है। इस पाठ को पढ़ते समय हमारे सामने गिल्लू का एक चित्र उभरने लगता है। महादेवी वर्मा ने अपने पास रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में कई रेखाचित्र लिखे हैं। बच्चों, जब हम बात करें कि संस्मरण क्या होता है, तो संस्मरण उसे कहते हैं जिसे पुनः स्मरण करके लिखा जाए। जब कोई बात, विचार या फिर कोई भी बीते समय में घटी घटना आपको याद आए और आप उसे लिखने के लिए बैठ जाएं, तब वह संस्मरण बन जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, यह रचना गिल्लू ये संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी, तो इसलिए यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आइए अब हम इस रचना के अधिगम उद्देश्य को जानें। अधिगम उद्देश्य: पाठ गिल्लू पढ़कर कहानी के सारांश को लिख पाएंगे, कहानी में आए नए शब्दों का अनुप्रयोग कर पाएंगे, कहानी के निष्कर्ष को बता पाएंगे, लेखिका और गिल्लू के संबंधों का विश्लेषण करते हुए प्रत्येक घटनाक्रम को लिख पाएंगे। गिल्लू पाठ में लेखिका ने गिल्लू नामक गिलहरी की जीवन यात्रा का वर्णन किया है। गिल्लू के इस जीवन का संबंध लेखिका के जीवन से जुड़ जाता है। लेखिका ने गिल्लू के स्वभाव, रूप रंग, आचरण और समयानुसार जरूरतों का जैसा वर्णन किया है वह बहुत ही मार्मिक है। यह मार्मिकता हमें अपने आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशील बनाती है और यही इस पाठ का उद्देश्य भी है। तो आओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ गिल्लू। एक दिन लेखिका ने घर के बागीचे में देखा कि सोन जूही में एक पीली कली खिली है, जिसे देखकर उसे अचानक ऐसे छोटे जीव की याद आ गई जो इस लता की सघन हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब उसे कली की खोज रहती थी, किंतु आज उसे उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह लघु प्राण तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही उसे चौंकाने ऊपर आ गया हो। सोन जूही की उस पीली कली को देखकर लेखिका को उस दिन की घटना याद आ गई, जब अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर उसने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक बुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही पृथ्वी पर आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ यानी कि किसी दूर के प्रियजन को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका के काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर उसकी दृष्टि रुक गई। लेखिका ने निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं।
कौवों की चोंचों के 2 घाव ही उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अब वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसलिए अब इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु लेखिका का मन नहीं माना। वह उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली पत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीनों में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। तब लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार वह उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर टांग दिया और वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब लेखिका लिखने बैठती, तब गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिकचिक करके मानो वह लेखिका को सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका के बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता और लेखिका भीतर पैर रखती, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो चुका था। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका लेखिका से लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी लेखिका के साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू इन सब में अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता।
बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने लेखिका के निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार लेखिका के नजदीक भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसने लेखिका की उसी उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यह उसके जीवन का अंतिम दिन था। लेखिका ने अब उसका झूला उतारकर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के छोटे पीले फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। लेखिका को विश्वास है कि यह सोन जूही का फूल, यह फूल नहीं, यह वही गिल्लू है जो उसे खिलकर फिर से चौंका रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ गिल्लू यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।